हेलो फ्रेंड्स। मैं जसवंत कुमार स्वराज्य आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। आज इस छोटे से सेशन में हम एडीओ की जो परीक्षा है उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि अभी तक व्यापम के द्वारा जो है इसका व्यापक जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में उसने जानकारी नहीं दिया है, मगर पूर्व के मीन्स 2012 और 2017 में जो परीक्षा हुए थे एडीओ के, उसके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए साथ में जो है जो एडीओ की जो कार्यशैली जो है उनको ध्यान में रखते हुए जो है अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके पाठ्यक्रम में जो है निश्चित रूप से जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ सामान्य जो ज्ञान है उससे संबंधित, या फिर जो है आजीविका से संबंधित, या फिर जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, या फिर जो है ग्रामीण विकास से संबंधित, और इनके साथ साथ उसमें हिंदी, सामान्य हिंदी, ये जो है पाठ्यक्रम के मुख्य विषय थे। अब उसमें जो है विशेष रूप से जो है मैं जिसकी बात करने वाला हूं वहां जिनका संबंध है ग्रामीण विकास से, जिनका संबंध है ग्रामीण विकास से। अब ग्रामीण विकास से संबंधित जो पाठ्यक्रम में जो प्रावधान जो रखे गए हैं अगर उनको हम देखें तो स्वाभाविक रूप से उसमें जो है बहुत सी बातें, मगर मुख्य रूप से अगर देखें तो मुख्यतः वो क्या बात करते हैं, ग्रामीण विकास की जो फ्लेक्सिम स्कीम है भारत सरकार की और राज्य सरकार की। तो एक्चुअल में हमारे सिलेबस में जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न जो है वहां से पूछे जाने की संभावना है। मतलब प्रश्न के सोर्स के रूप में जो है भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न जो है पिछले अगर पाठ्यक्रम को ध्यान में रखे तो वहां से जो है 30 प्रश्न पूछे जाने थे, 30 प्रश्न पूछा भी गया। और स्वाभाविक है यदि उस प्रश्न को जो है जिसने भी ठीक बना लिया था अब एडीओ बन करके, और उसका तो आगे प्रमोशन भी हो चुका है, जिन्होंने 2017 के जो परिणाम आए थे उसके बाद ज्वाइनिंग किए थे। तो स्वाभाविक है यदि आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो है हमें उन भारत सरकार की योजनाओं का और राज्य सरकार की जो है ग्रामीण विकास की योजनाओं की बेहतर समझ और साथ में तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। मगर बेहतर समझ और तथ्यों की जानकारी के लिए अनिवार्य होता है बेहतर सोर्स। बेहतर सोर्स का मतलब ये है कि इन 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 विषयों को हम कहां से पढ़े। तो सुराज्य आईएएस की टीम के द्वारा इसीलिए जो है इस पर काफी व्यापक अनुसंधान करके जो है एक बैच प्रारंभ किया जा रहा है जो 10 फरवरी, आगामी 10 फरवरी से प्रारंभ होने वाले हैं। तो उसी में से जो है कुछ हिस्सा उसी क्लास का ही जो है एक तरह से कह सकते हैं उसी क्लास से संबंधित थोड़ी सी ये पहली उनकी कुछ हिस्से जिस पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। और आज की जो टॉपिक है हमारा जिस पर मुझे डिस्कस करना है वह है बहुत महत्वपूर्ण जो है एक अधिनियम है, जिस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए एक योजना बनाया गया और उसको जो है राज्यों में भारत सरकार के द्वारा जो है अधिसूचित कर दिया गया, राज्य में उनको जो है लागू किया गया। तो इस प्रकार से आज मैं बात कर रहा हूं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की। मगर एग्जैक्टली मैं उस अधिनियम की बात नहीं करूंगा उसमें, क्योंकि वो अधिनियम है और अधिनियम बनने का मतलब ये है इनको भारत की संसद ने बनाया है। उस अधिनियम उसके अनुसार इसके अनुसार जो है भारत सरकार ने एक प्रोटोटाइप, भारत सरकार ने जो है एक महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कार्यक्रम बनाया और उसी उसके अनुरूप जो है राज्य सरकारों के द्वारा जो है उनको अपने आधार पर उनको लागू किया गया। तो इस प्रकार से अब आज हम जो डिस्कस करेंगे वह है मनरेगा के बारे में। तो सबसे पहले जो है मनरेगा के बारे में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। बेसिक बातें कहने का मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली जो है अगर देखें तो सरकार इस प्रकार से जो है रोजगार रोजगार की गारंटी दे रहा है। इस अधिनियम में रोजगार की गारंटी का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में ये ऐसा गारंटी हो गया जैसा समझ लो कि भारत के संविधान में दिया हुआ है। भारत के संविधान में जो है हालांकि देखे तो सब मौलिक अधिकार एक गारंटी के रूप में है भाग 3 में, मगर भाग 4 में यदि आप देखें तो भाग 4 के जो प्रावधान है जिनका संबंध राज्य के नीति निदेशक तत्व से है। हालांकि उनको जो है राज्य सरकारें अगर लागू नहीं करता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जो है उनके प्रवर्तन के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए जो है रीट जारी करने के लिए हम नहीं जा सकते। मगर साथ में यहां भी ध्यान में रखना है हमें कि राज्य की सरकारों को जो है उनको लागू करवाना ये उनकी एक तरह से उनकी जवाबदेही, उनकी बाध्यता है। क्यों? क्योंकि वहां जो प्रावधान है वह देश के शासन के लिए मूलभूत है। भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति तत्व से संबंधित जो प्रावधान है उसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 41।
एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 41, एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 41, और एक्चुअली अनुच्छेद 41 ही जो है मनरेगा के जो है सृजन के लिए एक आधार देता है। ये अनुच्छेद 41 में जो है एक प्रावधान किया गया है कि राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब एग्जैक्टली अगर देखें तो इसमें जो है जो प्रावधान किया गया है वहां जो है काम की अधिकार की बात कर रहा है। ये काम के अधिकार का मतलब ये है कि राज्य का दायित्व है कि वहां लोगों को काम दे, लोगों को रोजगार दे। हालांकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ जो प्रावधान जो है न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इसीलिए जो है 2005 से पहले अगर देखें या फिर एग्जैक्टली 2006 से पहले देखें तो यहाँ संवैधानिक प्रावधान होने के बाद भी एक गारंटी के रूप में जो है कभी भी लागू नहीं किया गया। हालांकि जो है कई अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जो है पहले पंचवर्षीय योजना के से ही जो है भारत में रोजगार सृजन का, कुछ स्वरोजगार का और कुछ जो है अन्य रोजगार सृजन का प्रावधान किया गया। मगर इनको जो है व्यापक रूप से अगर देखा जाए तब जब हमने जो है 2005 में जो है नरेगा, 2005 में मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं नरेगा की बात कर रहा हूं। नरेगा क्यों? क्योंकि आगे चल करके जो है इस अधिनियम को जो है महात्मा गांधी शब्द ये बाद में जोड़ा गया था, तब वहां कहलाया मनरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक, तो कुछ बेसिक बातें मैंने जैसे बताया कि हाँ ये जो है संविधान के अनुच्छेद 41 से गाइडेड है, वहां से निर्देशित है ये। ठीक है, तो ये स्वाभाविक है, ये हो गया कुछ बेसिक बातें इनमें से। अब रोजगार किसको दिया जाए, तो स्वाभाविक है इसमें बहुत बेसिक जो बातें कह रखा है कि रोजगार गारंटी अधिनियम, मगर किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ये जो है एक्चुअल में अगर कहा जाए तो ये जो है जो 100% जो है जो शहरी जिले है, 100% जो शहरी जिले है उनमें जो है यहाँ योजनाओं को लागू नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ तो हुआ कुछ बेसिक्स बातें। ठीक है, अब हम चलते हैं, मगर मुख्य रूप से जो है आज इस छोटे से सेशन में हम देखेंगे कि मनरेगा में नई पहल क्या है, उस पर मैं व्यापक चर्चा करूंगा। मुख्य रूप से जो है इस लेक्चर का जोड़ जो है वो नई पहल का मतलब न्यू इनिशिएटिव्स इन मनरेगा की बात कर रहा हूं मैं, कि भारत सरकार ने फिलहाल में जो है मनरेगा को बेहतर क्रियान्वयन के लिए उसने कौन कौन से नई पहल किया है। तो क्या वहां जो है कोई जलदूत योजना है, या फिर क्या वहां कोई उन्नति योजना है, या फिर क्या वहां ई सक्षम योजना है? तो इस प्रकार से कुछ नई बातें का मतलब मैं 2024 तक की बात कर रहा हूं, और यहां तक कि इस बजट में भी हमने क्या कुछ प्रावधान नया किया है, तो उसके बारे में। तो अब आगे बढ़ता हूं मैं, कुछ बुनियादी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं वहां बात करता हूं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत। अब क्योंकि इनका संबंध जो है ग्रामीण विकास से है, और हम जानते हैं कि भारत सरकार का जो है एक मंत्रालय है जिनको हम कहते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो है 2 विभाग है, जिनमें से एक का संबंध सीधे तौर पर जो है वहां है ग्रामीण विकास विभाग, और दूसरा जो विभाग है जिनको हम कहते हैं भूमि संसाधन विभाग। तो स्वाभाविक है आपको यहाँ बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना चाहिए हमें कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत 2 विभाग है, जिनमें से एक का संबंध जो है ग्रामीण विकास विभाग से है और दूसरे का संबंध जो है भूमि संसाधन विभाग से है। ठीक है, तो स्वाभाविक है मैं जिसकी बात कर रहा हूं वहां क्या है, ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है। तो ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित जो योजनाएं हैं वो एक्चुअल में अगर मोटे तौर पे अगर देखें तो उनकी जो फ्लैगशिप स्कीम के रूप में वर्तमान में 5 प्रमुख योजनाएं जो है वहां संचालित करती है। हालांकि छोटी और भी योजनाएं हैं, मगर जो है ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो है 5 प्रमुख योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिनमें से एक जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, वहां है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में जो है हालांकि बहुत से और भी सब योजनाएं हैं, उस पर मैं व्यापक भी चर्चा नहीं कर रहा हूं, मगर हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि ग्रामीण विकास विभाग जो है कौन कौन से जो है मंत्रालय कौन कौन से कार्यक्रमों का जो है क्रियान्वयन करता है। तो एक कौन सा बताया मैंने, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। वैसी जो है दूसरा योजना है
दूसरा जो कार्यक्रम है वहां क्या है, मनरेगा। वहां क्या है, मनरेगा। मनरेगा जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है, पिक्चर भी दे रखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है विकासात्मक गतिविधियों को जो है बढ़ावा देने के लिए, जो अकुशल जो जो श्रमिक है उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 100 दिन की गारंटी देता है एक परिवार को। इस परिवार के जो वयस्क सदस्य है उनको 100 दिन की रोजगार की गारंटी देते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, दूसरा योजना जो है ग्रामीण विकास विभाग का, वहां क्या है, मनरेगा। उसके बाद फिर तीसरा योजना की बात कर रहा हूं मैं, वहां है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है 25 दिसंबर 2000 को लागू किया गया था। ठीक है, तो ये एक्चुअल में जो है उस ग्रामीण दूर दराज क्षेत्र को जो है वहां पर जो है सड़क के जो बुनियादी अवसंरचनाएं हैं उनको मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए यह योजना है। याद रखना है हमें, 25 दिसंबर 2000 को यहां लागू किया गया था सुशासन दिवस के अवसर पर। उसके बाद फिर जो है इसमें चौथा जो योजना है उनको हम जानते हैं राष्ट्रीय आजीविका मिशन के रूप में। राष्ट्रीय आजीविका मिशन जिनको अब जाना जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे सिलेबस का भी यहाँ हिस्सा है। इसके बाद फिर जो है पांचवा जो फ्लेक्सिबल स्कीम है ग्रामीण विकास विभाग की, वहां है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसे तो इनको 95 से प्रारंभ किया गया है, मगर कई बदलावों के साथ 2016 में इनको अब नए रूप में, उसके बाद तो जो है प्रधानमंत्री आवास 2.0 के माध्यम से भी इनको लागू कर रहे हैं। ये तो इस प्रकार से जो है ये ग्रामीण विकास विभाग में जो है ये 5 प्रमुख फ्लेक्सिबल स्कीम है। तो स्वाभाविक है एडीओ की परीक्षा में जो है उससे तो प्रश्न निश्चित रूप से पूछेंगे। हालांकि मैं बारी बारी जो है उस पर अलग अलग चर्चा करूंगा। तो आज मैं जो है मुख्य रूप से अगर देखूं, मुख्य रूप से आज मैं जो है इसमें जो मनरेगा से संबंधित जो भी नई पहल क्या है, मैं इसमें मनरेगा अधिनियम में क्या था, उसके पूरे कार्यक्रम किस प्रकार के हैं, उस पर मैं बातें नहीं कर रहा हूं। मैं एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो मैं केवल उसमें जो है मनरेगा के अंतर्गत कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक के साथ साथ जो है कुछ बेसिक के साथ साथ जो है इसमें कुछ बेसिक के साथ साथ जो है इसमें जो नई पहल क्या किया गया है मैं उसके बारे में बात करूंगा। कुछ नई पहल का मतलब ये है कि भारत सरकार ने जो है इस योजना को क्रियान्वयन के लिए, इस कार्यक्रम को क्रियान्वयन के लिए उसने और नए कुछ कदम क्या उठाए हैं। और स्वाभाविक है परीक्षा में जो है ऐसे कुछ नए कदमों को पूछा जाता है। ये ठीक, तो ये तो हुआ कुछ बेसिक बातें, मगर थोड़ी सी मैं और बता दूं इस पर आगे बढ़ने से पहले कि बजट 2025-26 में, बजट 2025-26 में भारत सरकार के द्वारा मनरेगा के लिए जो है मनरेगा के लिए करीब जो है 86,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं 2025-26 के बजट में। हालांकि इसके पहले के बजट में मीन्स 2024-25 के बजट में भी जो है इनका जो राशि था 86,000 करोड़ रुपए ही था, मतलब कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो स्वाभाविक है ये इस वित्तीय वर्ष के लिए है, इसके अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काम किए जाने हैं। ठीक, वहां तो है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस मनरेगा के बारे में, कुछ जानते हैं कुछ बेसिक बातें। जैसे मैंने बताया कि यहाँ अधिनियम है, यहाँ एक्चुअल में कानून है। कानून एक ऐसा कानून है जिसने ग्रामीण क्षेत्र में जो जो परिवार है उसके जो वयस्क सदस्य है उनको अकुशल वो मजदूरी देता है। उस पर कुछ बेसिक बातें मैं भी करूंगा। ठीक, तो पहले तो ये जानना है कि मनरेगा जो कानून है इसको जो है भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया, अधिसूचना जारी किया गया। वहां जो है तिथि कब है, 7 सितंबर 2005 का। मतलब ये है, मतलब यहां हुआ कि एक्चुअल में इस अधिनियम को जो है सितंबर 2005 में, 7 सितंबर 2005 में भारत सरकार के जो है राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया, जिनको हम कहते हैं अधिसूचना जारी कर दिया गया। प्रश्न अगर पूछेंगे कि मनरेगा जो अधिनियम है 2005 का उसको कब अधिसूचित किया गया, तो वहां तिथि क्या है, 7 सितंबर 2005। ऐसे इनको शासन है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है इसमें अधिदेश। अधिदेश का मतलब होता है मंडेट। इसमें क्या आदेश दिया गया है इस कानून में, इस कानून में क्या आदेश दिया गया है ये उसकी बात कर रहे हैं। ये आदेश क्या दिया गया है, मतलब एग्जैक्टली जो है ये किस लिए है,
एग्जैक्टली जो है किस लिए, अंतिम लक्ष्य क्या है। तो अंतिम लक्ष्य क्या है, इसमें ऐसे टैगलाइन को समझना है एक्चुअल में। क्योंकि जो में एडीओ की जो परीक्षा होती है उसमें जो प्रश्न पूछते हैं वो समानतः एकदम फैक्चुअल नहीं होते हैं। वो समानतः क्या होता है, उसमें स्टेटमेंट दिए रहते हैं, लंबे लंबे स्टेटमेंट है। और लंबे लंबे स्टेटमेंट को अगर ठीक प्रकार से अगर हमें समझ में नहीं पढ़े हैं, हमने उनको ठीक प्रकार से अगर नहीं पढ़े हैं, तो लंबे स्टेटमेंट जो है उनको बहुत आसानी से बनाया जाना मुश्किल काम होता है। तो थोड़ा सा जो है हमें आराम से समझने की आवश्यकता है कि एग्जैक्टली जैसे कि मैंने बताया कि मनरेगा का मैंडेट, उनका अधिदेश क्या है, तो कौन कौन से सम्मिलित है, उन बातों को दिमाग में रखना है। तो क्या बातें कहते हैं ये, ठीक है। और इसीलिए मैंने ऑफिशियली ये पूरी जो है ऑफिशियली जो है इसमें हमने कुछ संकल्पना और कुछ फैक्ट्स को लिया हुआ है, जिससे जो है अगर यहां से भी आप कुछ बेसिक बातों को अगर ध्यान में रखें, ठीक है, तो उनको आप अपने प्रश्न को हल कर सके। इसीलिए अब इसके मैंडेट में जो है दो तीन बातें हैं। पहला, प्रत्येक ग्रामीण परिवार की बात कर रहे हैं। ये ग्रामीण परिवार का मतलब ये हो गया कि आप, इसका मतलब स्पष्ट रूप से है कि इसमें शहरी परिवार सम्मिलित नहीं है। और शहरी परिवार का मतलब उन परिवारों की बात कर रहा हूं जो शहरी जिले, मतलब 100% जो है जो शहरी जिले है उसमें ही यह योजना लागू नहीं होगा। इसका मतलब लागू कहां पर होगा, ये ग्रामीण क्षेत्र में लागू होगा। अब ग्रामीण क्षेत्र में वे किनको रोजगार देने की बात कर रहे हैं, ग्रामीण परिवार को बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है रोजगार के लिए जो इकाई का निर्धारण जो किया गया है, रोजगार के लिए जो प्राथमिक इकाई है, वहां जो व्यक्ति ना होकर के वहां एग्जैक्टली क्या है, परिवार है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य, अब यहां भी ध्यान में रखना है, वयस्क सदस्य मतलब जो है उनकी उम्र कम से कम जो है 18 वर्ष तो पूरा होना चाहिए। अल्पवयस्क को है रोजगार इसमें नहीं दिया जाएगा। क्यों, यदि ऐसे रोजगार दिया जाता है तो उनको बाल श्रम माना जाएगा। और आप जानते हैं कि भारत में बाल श्रम क्या है, प्रतिषेध है। तो बस वयस्क सदस्य को दिया जाना है। और वहां भी कैसे, अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हो उनको, अकुशल मतलब क्या है, अनस्किल्ड। इसका मतलब ये हुआ वो ग्रामीण क्षेत्र में उन व्यक्तियों को रोजगार देगा जो अनस्किल है। इसका मतलब ये हुआ कि इस योजना में जो है जितनी भी कार्य कराए जाएंगे उसके लिए कोई विशेष स्किल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए प्रावधान ही कर दिया गया है कि ग्रामीण परिवार में जो है वहां वयस्क व्यक्ति जो अकुशल अनस्किल्ड शारीरिक कार्य करना चाहते हैं, उन्हें एक वित्तीय वर्ष, अब एक वित्तीय वर्ष का मतलब तो यहां तो समझ में आ रहा होगा, एक वित्तीय वर्ष जैसे कि अभी वित्तीय वर्ष जो है हमारा 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा 2025 में, और आगे जो है 31 मार्च 2026 तक पूर्ण होगा। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं एक वित्तीय वर्ष में, तो एक वित्तीय वर्ष में कम से कम, ये ध्यान में रखना है, क्या बातें कह रहे हैं, ये कम से कम की बात कर रहे हैं, मिनिमम 100 दिनों की जो है गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना। तो गारंटी दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि जो है इसके माध्यम से मांगे जाने पर, क्योंकि मांगे जाना है ना, देखिए यदि मांगे जाने पर अगर 100 दिन की गारंटी 100 रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया गया, क्योंकि यह कानून है और इस कानून में जो है हमें यह अधिकार दिया है, तो हम कम से कम उच्च न्यायालय तो अपने इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं। और उच्च न्यायालय इसके लिए रेट भी जारी कर सकता है, जैसे कि वहां मनरेगा के लिए भी जारी करता है। हालांकि हम सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से इस बात को भी ध्यान में रखना है कि मनरेगा के अंतर्गत यदि रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ, नहीं दिया गया, तो हम उच्च न्यायालय में सीधे जा सकते हैं। और इस योजनाओं के माध्यम से, चूंकि यह अधिनियम है, गारंटी सुधा है, इसको प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय से जो है रिट भी जारी करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है इनका जो अधिदेश है, जो मैंडेट है, वह इस तरह का है। तो स्वाभाविक है हमें जो है प्रश्न अगर पूछते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, तो इस तरह के शब्द उसमें मिलेंगे। तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना है। तो अब मैं आगे बात करता हूं इसमें मनरेगा के जो उद्देश्य है उसके बारे में। ठीक है, पहले मैंने निर्देश की बात किया, पहले अधिसूचना की बात किया, फिर उसके बाद उद्देश्य। अब उद्देश्य मतलब एग्जैक्टली जो है ये तो ठीक है, ये हमारा क्या है, अंतिम मैंडेट है, ठीक है, अंतिम मैंडेट है। मगर अब इसमें उद्देश्य क्या रखा गया है, ये पूरी ऑफिशियली है, भारत सरकार के जो है उनके राजपत्र में इसी प्रकार से जो है यही प्रकार के शब्दावली है। तो इसमें अगर देखें तो 1 2 3 4 और कुछ 5 बातों को मैंने सम्मिलित किया हुआ और यही एग्जैक्टली है। तो पहली बातें, मनरेगा के जो उद्देश्य है उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के अनुसार
मांग के अनुसार का मतलब ये है कि ये जो है हम इसको कोई लक्षित नहीं कर सकते कि हम इतने श्रमिक लोगों इतने श्रमिकों को हम रोजगार देंगे, क्योंकि रोजगार कैसे दिया जा सकता है? वो जब रोजगार की मांग करेगा तभी तो उनको रोजगार दिया जाएगा ना। इसका मतलब यहां कहा जा सकता है कि यहां जो योजना है वो ग्रामीण क्षेत्रों में मांग आधारित योजना है। ये प्रश्न पूछे भी गए हैं ऑलरेडी एडीओ की परीक्षा में। इसका मतलब ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है हमें कि यहाँ जो है मांगे जाने पर रोजगार उपलब्ध करवाएगा। यदि कोई व्यक्ति जो है वहां मांगा नहीं है रोजगार, तो वहां इस बात के लिए वह सरकार पर दावा नहीं कर सकता कि मुझे रोजगार नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें प्रावधान ही किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के अनुसार। ठीक है, तो कैसे मांग करेंगे उसके बारे में अलग से बात किया जाएगा पूरी क्लासरूम प्रोग्राम में डिटेल से। ये मगर यहां पर जो मुख्य बातें जो समझना है हमें, ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के अनुसार प्रत्येक परिवार, जैसे मैं पहले बता रखा हूं मैंने, ये परिवार एक्चुअल में वो आइडेंटिटी है जो निर्धारण करता है, परिवार प्राथमिक इकाई है जिसके बेसिस पर हमें रोजगार उपलब्ध करवाया जाना है। मैं फिर से दोबारा याद दिला दूं कि व्यक्ति जो है प्राथमिक इंटिटी नहीं है रोजगार सृजन के, रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए, बल्कि एक्चुअल में क्या है, वो परिवार है। एक परिवार को 100 दिन की रोजगार गारंटी देता है, ना कि एक व्यक्ति को 100 दिन की रोजगार की गारंटी। इस बात को ध्यान में रखना है। तो प्रत्येक परिवार को जो है एक वित्तीय वर्ष यही बता चुका हूं मैं, कम से कम जो है 100 दिनों का जो है अकुशल शारीरिक श्रम प्रदान करना। ठीक है, ये तो उनका जो बेसिक बात है वो, मगर ऐसा करके एग्जैक्टली हम करना क्या चाहते हैं? ठीक है, ऐसा करके हम एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं? तो करना हम ये चाहते हैं एक्चुअल में कि एक ऐसे जो है एक ऐसा गुणवत्तापूर्ण और स्थायी स्वरूप की संपत्ति का निर्माण हो सके। तो मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसमें जो अगर इस बातों को देखें तो दोहरा लक्ष्य जैसा है। हमें 100 दिन का रोजगार भी मिल रहा है, मगर 100 दिन का रोजगार के मिलने के साथ साथ जो है हमें ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति गुणवत्तापूर्ण, बहुत क्वालिटी टू बेस्ड जो है उसमें संपत्ति का सृजन भी किया जाना है, यहाँ उद्देश्य है। तो यहाँ तो हुआ उनका पहला उद्देश्य। उसके बाद दूसरा उद्देश्य की बात कर रहा हूं, वहां है जो गरीब है, निर्धनों की जो आजीविका संसाधन को आधार बनाने का सुदृढ़ करना। इसका मतलब यहां हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी जो है आजीविका के लिए जो है एक रोजगार को आधार देना। तो यहाँ उनका दूसरा जो है दूसरा उद्देश्य हुआ। उसके साथ साथ तीसरी जो बातें हैं वहां है सक्रिय रूप से एक्टिवली जो है सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित करना। मतलब पहले 100 दिन का रोजगार देना, संपत्ति का सृजन करना उनके साथ। उसके बाद तीसरी जो बातें हैं उसमें निर्धनों को जो है आजीविका संसाधन, उनके लिए लाइवलीहुड उत्पन्न देना उनको। इनके साथ साथ चौथी बात इसमें क्या है, उनका सामाजिक समावेशन। सामाजिक समावेशन का मतलब ये है कि आर्थिक समावेशन करके जो है हम उनका सामाजिक समावेशन कर सकते हैं, समाज की मुख्य धारा में उनको जोड़ना। इसके बाद फिर जो है पांचवा जो प्रावधान है इसमें उनके उद्देश्य के रूप में, वह है पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना। क्योंकि इस योजना का क्रियान्वयन जो है, मनरेगा योजना का क्रियान्वयन जो है पंचायती राज संस्था के द्वारा ही किया जाता है। तो इसके माध्यम से जो है हम पंचायती राज जो व्यवस्था है हमारी, हम उनको भी मजबूत करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से यहां तो हुआ उनका उद्देश्य। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक्चुअल में हम इतने सारे काम अगर करेंगे तो इसका उस ग्रामीण क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, भारत सरकार ने क्या लक्ष्य बना रखा है कि वो किन प्रभावों को ध्यान में रख करके वहां जो है इस योजना को क्रियान्वित करेंगे। तो वहां जो प्रभाव जो है कुछ बुनियादी बातें। पहला, सामाजिक सुरक्षा। स्वाभाविक है, लोगों को यदि रोजगार प्राप्त होगा तो आर्थिक तंगी कमी होगी और उसमें उनकी गरीबी दूर होगी। तो स्वाभाविक है व्यक्ति को जो है आर्थिक समावेशन करके जो है हमें समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना। तो स्वाभाविक है अगर उनके पास में आय के अगर साधन सृजित होंगे तो स्वाभाविक है उनको सामाजिक स्तर पर जो है उनको एक सुरक्षा प्रदान होगा। इसके साथ साथ दूसरा जो बातें हैं यहां भी ध्यान में रखा गया है कि उनकी आजीविका सुरक्षा। आजीविका सुरक्षा मतलब ये है, हम लाइवलीहुड सुरक्षा सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि वहां कम से कम 100 दिन तक तो उनको रोजगार मिले, इसकी सुरक्षा। उसके बाद तीसरी जो बातें हैं वहां है लोकतांत्रिक सशक्तिकरण। जैसे मैंने बताया कि इसका उद्देश्य क्या है, पंचायती राज संस्था
संस्थाओं को जो है मजबूत करना है। तो पंचायती राज संस्थाओं के मजबूत करने से एक्चुअल में अगर देखे जाए तो हम जो है जमीनी स्तर पर जो है लोकतंत्र की जो जड़ें हैं उनको हम मजबूत कर रहे हैं। तो एक्चुअल में अगर देखें तो यहाँ योजना हमें कई प्रकार से जो है लाभ दे रहे हैं। ये सभाई के ऐसा करके, ये अगर हम ऐसा करते हैं तो सभाई के इससे क्या होगा, ग्रामीण भारत का मतलब अगर 2011 की जनगणना कर देखे तो लगभग 69% लोग जो है कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। हालांकि अब 2025 में अभी बात कर रहे हैं तो हो सकता है वहां जो 69 से थोड़ा कम होकर के 65% के आसपास तक आ चुका होगा ग्रामीण जो प्रतिशतता है हमारी। फिर भी अगर देखें तो 65% जनसंख्या अगर गांव में रहता है तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है। इसीलिए जो है ग्रामीण भारत में जो है बहुत महत्वपूर्ण रूप से जो प्रावधान किया गया कि समावेशी विकास सुनिश्चित करना। समावेशी विकास का मतलब ये हुआ कि विकास की धारा में जो अभी तक सम्मिलित नहीं हुए हैं, जो कमजोर और जो वांछित वर्ग है, जो मार्जिनलाइज्ड जो सोसाइटी है, उनको इस विकास की मुख्य धारा में समावेश करना। और समावेशन के लिए सभाई की यदि हम समावेश करना चाहते हैं तो सभाई की उनके लिए हमें क्या है, सामाजिक समावेशन और आर्थिक समावेशन, दोनों प्रकार की समावेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्वाभाविक रूप से इससे क्या होगा, रोजगार से उनकी आय बढ़ेगी, और उनकी अगर आय बढ़ती है तो सामाजिक स्तर पर जो है जो भेदभाव किए जाते हैं, सामाजिक स्तर पर जो है जो अपवंचन होता है, उनसे उनको छुटकारा मिलेगा। तो इस प्रकार से देखें तो ये सब करके जो है यहाँ जो है लक्ष्य निश्चित किया गया है कि समावेशी विकास को सुनिश्चित करना। ये जो है एक्चुअल में जो है इस योजना का प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है ये, राइट। अब इसमें जो है हम किस किस प्रकार के और बातें, किस किस प्रकार से कुछ नई बातें के मतलब इसमें, जैसे कि इनकी कवरेज का मतलब ये है कि ठीक है, हमने जो है सितंबर 2005 में तो जो है मनरेगा जो एक्ट है उनको हमने अधिसूचित कर दिया, मगर मनरेगा एक्ट को अधिसूचित करने के बाद वास्तविक में जमीन स्तर में उनको लागू करना वो एक अलग बात होती है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर देना और उसके बाद उनको जमीनी स्तर पर लागू करना, ये बिल्कुल अलग बात होती थी। जैसे मैंने बताया सितंबर 2005 में इनको अधिसूचित किया गया था, मगर जो है इनको जो प्रारंभ किया गया है वह है 2 फरवरी 2006। इनको जो प्रारंभ किया गया है वहां कब है, 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006। तो एग्जैक्टली अगर देखें तो यहाँ योजना को ध्यान में रखना है, इनका जो प्रारंभ जो किया गया है वहां कब है, 2 फरवरी 2006। जबकि जो है मैंने बताया था कि अधिसूचना जो जारी किया गया है वहां जो है सितंबर 2005 है। तो प्रारंभ करने का मतलब मैं जो है किसकी बात कर रहा हूं, प्रथम चरण की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसमें जो है 100 दिन की गारंटी दिया गया है। अब चूंकि इस प्रकार से गारंटी युक्त कोई योजना को भारत सरकार के द्वारा अभी इसके पहले कभी उसने लागू नहीं किए थे, तो पहले एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर या फिर जो है एक प्रायोगिक तौर पर जो है पहले चरण में 2 फरवरी 2006 को, प्रारंभिक चरण में यहाँ जो है जो 200 जिले, कुछ चिन्हांकित 200 जिले थे जहां पर रोजगार की सर्वाधिक आवश्यकता था, उन जिलों में इनको लागू किया गया। उसके बाद वर्ष 2007-8 में इस मनरेगा का दूसरा जो चरण है उसमें जो है जो बहुत पिछड़े हुए जो है 130 जिले थे, पहले 117 और बाद में फिर उसमें 13 और जिलों को सम्मिलित करके दूसरे चरण में 130 जिले। तो पहले चरण में कौन सा हुआ, 200 जिले, जिनको कब प्रारंभ किया गया, पहले चरण के रूप में 2 फरवरी 2006। दूसरे चरण की बात करूं तो दूसरे चरण में कब की बात कर रहा हूं, वित्तीय वर्ष 2007-8 में, वित्तीय वर्ष 7-8 का मतलब 31 मार्च 2008 तक की बात कर रहा हूं, उनमें 130 जिले, मतलब पहले के 200 जिले और ये 330 जिले कुल मिलाकर के। उसके बाद बाकी और जो शेष जिले थे ग्रामीण क्षेत्रों में, जो शेष जिले थे, उन सभी शेष जिलों को जो है 1 अप्रैल 2008 को सम्मिलित किया गया। 1 अप्रैल 2008 को उन जिलों को जो शहरी क्षेत्र से पूर्णतः उनको छोड़ करके जो है पूरे भारत में इनको जो विस्तार कर दिया गया। इनके साथ साथ जो है पहले इस अधिनियम को पहले जो है मनरेगा के रूप में जाना जाता था, पहले इनको जो है मनरेगा के रूप में, मनरेगा 2005 के रूप में जाना जाता था, मगर 2008 में जो है
भारत की संसद ने जो है इसमें संशोधन किया और संशोधन के माध्यम से उसने जो है नाम बदल दिया। नरेगा के पहले उसने जो है महात्मा गांधी का नाम इसमें सम्मिलित कर लिया गया। तो इस प्रकार से आगे कहलाया मनरेगा या फिर महात्मा गांधी जो है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो यदि प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये मनरेगा जो कानून है इसमें अगर नाम बदलना है तो स्वाभाविक कि इस नाम बदलने का जो निर्णय कौन ले सकता है? क्या भारत के राष्ट्रपति ले सकता है? क्या वहां भारत के जो है जो भारत की जो संसद है वो कर सकता है, या फिर क्या वह भारत की सरकार कर सकता है, या फिर क्या राज्य की सरकार यहाँ काम कर सकता है? तो यहां ध्यान में रखना है कि इस अधिनियम में अगर थोड़ी बहुत भी अगर हेरफेर करना है, क्योंकि यह कानून है, इसीलिए इसीलिए जो है भारत की संसद है इसमें कोई बड़ा बदलाव कर सकता है। हालांकि नियम राज्य के अनुसार या फिर भारत सरकार के अनुसार इसके बनाए जाते हैं ये। तो इस प्रकार से जो है मैंने जो बताया उसमें इनकी कवरेज जो है हम 2008 में 1 अप्रैल 2008 से जो है जितने भी अधिसूचित किए गए वो सभी जिलों में, किनको? केवल जो 100% जो आबादी शहरी आबादी वाले हैं उनको छोड़ करके ये हमने वहां तक की कवरेज मिल गया हमें। ठीक है, अब उसके बाद फिर जो है आगे जैसे मैंने बताया कि इसके पूरे प्रावधानों को मैं व्यापक रूप से मैं डिस्कस नहीं करूंगा इस छोटे से सेशन में। हाँ, मगर अब मैं जो बातें करूंगा वो जो है वर्ष 2024-25 में इनकी उपलब्धि क्या रही। वीडियो की एग्जाम के लिए इस तरह के फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ये पूरी जो है एक तरह से सरकारी जो है ये ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया ये आंकड़े है ये। ठीक, अब इसमें जो उपलब्धि जो है जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने यहाँ पर उपलब्धियों को, तो मनरेगा की जो उपलब्धि है उस मनरेगा की उपलब्धियों को अगर बताना है तो उसके लिए हमें कुछ संकेतक का प्रयोग करना होगा, कुछ संकेतक। और वहां भी मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं एक निश्चित अवधि की बात कर रहा हूं, और निश्चित अवधि मतलब यहां पर मैं ले रखा हूं 11 दिसंबर 2025 तक, मतलब वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2024 से लेकर के जो है यहाँ जो है 11 दिसंबर 2025 तक का। तो ये आंकड़े एक्चुअल में जो है 11 दिसंबर 2025 तक के हैं, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो स्वाभाविक है ये जो है इसके बाद फिर जो आंकड़े आएंगे, अगर सर्वे में भी अगर आर्थिक समीक्षा में भी अगर आंकड़े आएंगे तो लगभग इसी प्रकार के आंकड़े आएंगे। तो अब मनरेगा की अगर उपलब्धि को देखना है तो उसके लिए भारत सरकार ने कौन कौन सा संकेतक बना रखे हैं, प्रश्न ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। इसी में से ये 7 संकेतक दे रखे, स्टेटमेंट बेस्ड दे देंगे कि किन किन जो है संकेतकों से जो है हम मनरेगा की जो है उपलब्धियों को जो है जान सकते हैं। तो इसमें पहला जो संकेतक है वह क्या है? श्रम दिवस सृजित। श्रम दिवस सृजित का मतलब ये हुआ कि कितने श्रमिक दिवस का सृजन किया गया, मैं कितने व्यक्तियों को जो है रोजगार दिया गया, इसकी बात नहीं बात कर रहा हूं मैं, एग्जैक्टली किसकी बात कर रहा हूं मैं? श्रम दिवस। कितने श्रमिक दिवस का, कितने श्रमिक दिवस का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि 100 दिन का रोजगार की गारंटी एक परिवार को दिया है, तो ऐसे जो है कितने श्रमिक दिवस का सृजन किया गया, वो आंकड़ा दे रखा है 196 करोड़, 196 करोड़ का आंकड़ा दे रखा है। तो ये ध्यान में रखना है। तो वर्ष जो है 2024-25 में मीन्स 11 दिसंबर 2025 तक में जो है 196.30 करोड़ इतना जो है श्रम दिवस सृजित किया गया। उसके बाद दूसरी जो बातें हैं कि इतने श्रम दिवस में अब इसके जो है मजदूरी का निर्धारण तो जो भारत सरकार के द्वारा अलग अलग अवधि में करता है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं भैया। अब उसके बाद दूसरी जो बातें होती है वहां होता है उसमें कितने खर्च किया गया, कितना व्यय किया गया मनरेगा के अंतर्गत, उसकी बात कर रहा हूं। वहां क्या है? कुल केंद्रीय रिलीज, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है कितना पैसा खर्च किया, करोड़ों में दे रखा है, और वहां कितना है? 77,491। मगर जैसे बताया मैंने जो है इसमें इस बजट में 24-25 के बजट में कितना किया गया था? वहां 86,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया था, जिनमें 11 दिसंबर 2025 तक जो है 77,491 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे ये। तो ये तो हुई दूसरा संकेतक। इसका मतलब ये माना जा सकता है कि इसमें जो है लगभग पूरे पैसे जो है वहां पर उपयोग किए जाने की संभावना है। हालांकि ऐसे बहुत कम होता है कि भारत सरकार ने जितना पैसा दिया किसी योजना को क्रियान्वयन के लिए और उसके पूरे फंड को उपयोग किया गया हो, ऐसा बहुत कम बार होता है। मगर ठीक है, इनकी अगर उपलब्धि देखें तो काफी अच्छे हैं, ये सकारात्मक है। उसके बाद फिर आगे तीसरा जो संकेतक है
वहां संबंध है कि 8 दिनों के भीतर फंड ट्रांसफर ऑर्डर प्रतिशत कितना रहा। ठीक है, मतलब ये है कि ये जो है 8 दिनों के भीतर जो है उनको फंड ट्रांसफर किया गया कि नहीं। राज्य सरकार ने जैसे ही अपना जो है ऑर्डर दिया फंड ट्रांसफर के लिए, काम होने के बाद तो वो जो है कितना तैयार, उसमें जो है उपलब्धि कितनी है, लगभग 97.18% है। तो यहां भी एक अच्छा उपलब्धि माना जा सकता है। उसके बाद चौथा जो संकेतक इसमें जो प्रयोग किया गया है वह है पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या। तो कितने कार्य, तो मनरेगा के अंतर्गत कितने कार्य करवाए गए। ग्रामीण क्षेत्र में कई प्रकार के अलग अलग काम करवाए जाते हैं। सड़क बनाने से संबंधित है, ग्रामीण उसमें तालाबों की खुदाई से संबंधित है, या फिर जो है खेतों में सुधार के लिए है, भूमि सुधार के लिए, बहुत सारी बातें। तो ऐसे कितने लाख, कितने काम करवाए गए। यहाँ जो इकाई दे रखा है लाख में, तो देखा 61 लाख 68.29 लाख। तो इस प्रकार से यहां भी एक संकेतक है कि कितने कार्य मनरेगा के अंतर्गत संचालित किए गए। उसके बाद फिर पांचवा जो है बहुत महत्वपूर्ण संकेतक है कि हम तो ये कह रहे हैं कि इसमें रोजगार दिया गया है, मगर चूंकि जैसे भारत की जो है पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था में जो है महिलाओं की स्थिति हमारी क्या है, कमजोर है। और तो इसमें महिलाओं को जो है सशक्त करने को प्राथमिकता दिया गया है। इसीलिए जो है यहाँ संकेतक के रूप में कि इसमें महिला श्रमिक दिवस, कुल में से जो है महिला श्रमिक दिवस कितना सृजित किया गया। ठीक है, कुल में से जो है महिला श्रमिक दिवस कितना सृजन हुआ, तो ये कितनी है 57.86%। इसका मतलब ये है कि पुरुषों की तुलना में जो है महिलाओं को अधिक रोजगार दिया गया है। ये काफी अच्छी उपलब्धि है। ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हम कह सकते हैं। अब उसके साथ साथ दूसरा और एक संकेतक जो बहुत महत्वपूर्ण संकेतक है सामाजिक समावेशन का। तो यहां भी सामाजिक समावेशन का, और यहां छठवां भी, वहां भी क्या है, सामाजिक समावेशन का। कुल श्रम दिवस में से जितने श्रमिक दिवस एक वर्ष में, जैसे कि मैंने बताया 196 श्रमिक दिवस है। ठीक है, तो उनमें से जो है एससी और एससी कैटेगरी को उनको कितना प्रतिशत श्रम दिवस रोजगार दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखा गया है इनमें कि एसटी और एससी को इस मनरेगा के अंतर्गत जो है कितनी मात्रा में जो है उनको रोजगार मिला हुआ है। तो वो कितना है, लगभग 36.91%। हालांकि जो है उनकी प्रतिशतता जो है ऐसे देखे तो कुल जनसंख्या में कम है, उस आधार पर यहां देखे तो यहां संख्या हमें थोड़ी सी और बढ़ाने की आवश्यकता है, मगर फिर भी यहां क्या है, सकारात्मक है। इसके बाद सातवां जो है इसमें जो संकेतक लिखा रखा है वहां है श्रेणी बी के कार्यों की प्रतिशत। श्रेणी बी के मतलब उसमें संपत्ति निर्माण से संबंधित किस प्रकार से कार्य संचालित हुए हैं कि उनकी बात कर रहा है ये। तो 54%, 44.72%। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मनरेगा की उपलब्धि को हम किस प्रकार से जान सकते हैं, तो उसके लिए कितने संकेतक हमारे पास में है, 5 और 2 7 संकेतक है। तो एग्जाम के लिए जो है हमें इनको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक, अब उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, वहां है मनरेगा के अंतर्गत की गई नई पहल का मतलब मैं बिल्कुल न्यू इनिशिएटिव्स की बात कर रहा हूं। मैं ये न्यू पहल का मतलब मैं जो है इसमें न्यू इनिशिएटिव्स की बात कर रहा हूं कि नए नए भारत सरकार ने क्या कदम उठाया है। इसमें नए कदम क्या है, भारत सरकार के द्वारा नए कदम क्या। तो स्वाभाविक है प्रश्न जब पूछेंगे तो निश्चित रूप से जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे तो बिल्कुल नए नए अभी क्या किया गया है। जैसे कि वर्ष 2025-26 के बजट में मनरेगा के लिए क्या किया गया, कुछ नया करने का उसमें प्रावधान किया गया क्या, या फिर वर्ष 2024-25 में कुछ किया गया क्या, या फिर जैसे कि मैंने बताया कि इनको 2006 से तो हमने लागू कर दिया, मगर उसके बाद से लेकर अब तक उसमें कुछ बड़ा हमने कुछ मेजर परिवर्तन क्या किए, या फिर इनको बेहतर प्रकार से और क्रियान्वित करने के लिए इसमें क्या प्रावधान किया गया। तो यही सब बातें हमें ध्यान में रखना है। ये तो एक्चुअल में जो है मैं कुछ बिल्कुल ऑथेंटिक बातें जो है जो बिल्कुल एक तरह कह सकते हैं की पॉइंट है, उनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एग्जाम में जो है इसी तरह के कुछ की पॉइंट्स मिलेंगे आपको, तो यहां जो है अपने एग्जाम के लिए जो है अब इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, अब जैसे मनरेगा को बेहतर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कि इसमें जो मजदूरी का जो भुगतान किया जाता है उनको सुनिश्चित किया जाए कि वहां जिनको श्रमिक के रूप में वहां काम किया है
उसी श्रमिक को, और साथ में यहां भी ध्यान में रखा जाए कि उसमें श्रमिकों के जो है उसके जो है पंजीयन में जो है किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना हो। चाहे पहले कहते थे कि 1 रुपया अगर भारत सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है तो केवल 15% ही जो है वह गांव तक पहुंचता है। इसका मतलब बीच में बड़ी मात्रा में क्या होता है, घपला हो जाता है, गड़बड़ी हो जाता है, पैसे जो है किसी और के द्वारा गड़बड़ कर लिया जाता है। तो भ्रष्टाचार, इसीलिए जो है मनरेगा को जो है भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए जो श्रमिक है उनके ही खाते में सीधे पैसा पहुंचे, इसके लिए भारत सरकार ने बहुत पहले एक प्रत्यक्ष लाभ यंत्रण योजना शुरुआत किया गया था 2011-12 में, मगर उनको धीरे धीरे हमने जो है अलग अलग योजनाओं के माध्यम, अलग अलग योजनाओं में उनको हमने जोड़ना शुरू किया, जिनको हम इन शॉर्ट कहते थे डीबीटीज। डीबीटीज का मतलब ये है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। डीबीटीज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, हिंदी में कहे तो इनको हम कहते हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना जो है, हालांकि इसके पहले कुछ छोटी और अन्य योजनाओं के लिए प्रयोग किए जाते थे, मगर व्यापक रूप से जो है डीबीटीज का जो प्रयोग जो है वर्ष 2016 में 1 जनवरी 2016 में जो है यह निश्चित कर दिया गया कि किसी प्रकार से जो है फंड की बर्बादी ना हो, किसी प्रकार से जो है मनरेगा में कोई गड़बड़ी ना हो। इसीलिए अब जितने भी भुगतान किए जाएंगे वो पूरे के पूरे जो है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से, मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया भुगतान के लिए 1 जनवरी 2016 से। और इससे फायदा ये हुआ कि उसमें ट्रांसपेरेंसी आया, किसको पैसा दिया गया है, कितना मात्रा में पैसा दिया गया है, क्या उसने जितना काम किया था उनको उतना पैसा मिला, या फिर वो पैसा क्या उनको सही समय में मिला कि नहीं मिला। इसीलिए जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जब हमें 1 जनवरी 2016 से लागू किए, इससे इस सिस्टम से यहां जो है निश्चित किया गया, सुनिश्चित किया गया कि इस योजना को जो है बहुत पारदर्शी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए जो है इनको भुगतान के इस प्रकार की प्रणाली, जिनको हम इन शॉर्ट क्या कहते हैं डीबीटीज, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, यहां तो हुआ पहली जो नई पहल के रूप में था। उसके बाद दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण जो पहल के रूप में है वह है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम का मतलब यह है कि जो मजदूरी किया गया है मजदूर के द्वारा, ठीक है, जो मजदूरी किया गया है उनका मजदूर के द्वारा, तो अब उनका भुगतान के लिए एक निश्चित प्रोटोकॉल निर्धारित कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। निश्चित प्रोटोकॉल निर्धारित कर दिया गया कि मजदूरी के भुगतान जो है आधार पेमेंट जो ब्रिज सिस्टम है उसके माध्यम से जो डीबीटीज के जो प्रोटोकॉल्स है उनके पालन करते हुए लाभार्थी के जो खाते हैं उसमें ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम करके भी जो है हमने मनरेगा में पारदर्शिता को बढ़ाया और जो गड़बड़ियां होती थी उनको हमने रोके। इसके बाद तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण पहल के रूप में वहां था जियो मनरेगा। वहां क्या है जियो मनरेगा। जियो मनरेगा का मतलब ये है कि भारत सरकार के लिए, भारत सरकार के द्वारा जो है ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, बेहतर क्रियान्वयन के लिए जो है उन्होंने एक नई पहल, एक विशिष्ट पहल इसमें एक्चुअल में किया गया ये कि मनरेगा के अंतर्गत जो अलग अलग प्रकार के जो कार्य करने से जो संपत्ति का सृजन होता है उसका जियो टैगिंग किया गया। जियो टैगिंग के लिए जो है इसरो का भी जो है उपयोग किया गया, उनकी सहायता से जो है जियो टैगिंग किया गया। तो इस प्रकार से जियो मनरेगा का मतलब ये है कि मनरेगा के अंतर्गत जो संपत्ति का जो सृजन हुआ है कि वास्तविक में संपत्ति का सृजन हुआ है या नहीं हुआ है। मनरेगा के अंतर्गत जो काम करवाए जा रहे हैं तो उसमें स्वाभाविक के अलग अलग अवधियों में कितनी मात्रा में संपत्ति का सृजन हुआ, वास्तविक में हुआ है या केवल फर्जी है। तो इसके लिए अनिवार्य था जियो टैगिंग करवाया जाए। इसीलिए एक जो है जियो मनरेगा ऐप लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा 2016-17 में, और जिससे जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ा भी। अब हम रियल टाइम बेसिस पर देख सकते हैं कि वास्तविक में किसी जगह तालाब की खुदाई हो रही है तो कितनी मात्रा में और सही प्रकार से हो रहा है कि उसमें नहीं। तो इस प्रकार से यहां तो हो गया डीबीटीज, दूसरा जो है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम और तीसरा जो है जियो
मनरेगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाता हूं, जो अगला जो नई पहल था, अगला जो नई पहल था मनरेगा में, अगला जो नई पहल था मनरेगा में, वहां जो था जन मनरेगा। वहां क्या था? जन मनरेगा। जन मनरेगा का मतलब ये है एग्जैक्टली, जन मनरेगा एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक्चुअल में क्या है? एक ऐप है बेसिकली। ये जन मनरेगा जो एक्चुअल में क्या है? एक ऐप है। ये एक ऐप है जिसके माध्यम से जो है लोगों को सूचना उपलब्ध करवाया जाता है कि एक्चुअल में मनरेगा के अंतर्गत जो है अब तक कितना और कहां पर और किन किन लोगों को जो है रोजगार उपलब्ध करवाया है। तो स्वाभाविक है अगर इसमें पूरी तरह से अगर पारदर्शिता होता है कि कौन सा काम जो है किस पंचायत में कौन कौन से काम किए जा रहे हैं और वो कहां तक उनकी स्थिति अभी है, कौन कौन जो है मजदूरों को इसमें काम दिया गया, कितने श्रमिकों को काम दिया गया, तो स्वाभाविक है इन सब की जो है पूरी डाटा अगर उपलब्ध होगा तो स्वाभाविक है इसका मूल्यांकन भी बेहतर प्रकार से किया जा सकता है। इसीलिए जो है एक नया ऐप जन मनरेगा ऐप, उसके बाद फिर बिल्कुल नई एक नई जो है पहल के रूप में वहां है सिक्योर ऐप। मैं जितनी बात करूं मैं अलग अलग ऐप की बात कर रहा हूं। इसके पहले जैसे कि मैंने इसमें जो है इसके पहले जैसे कि मैंने यहां पर किसकी बात किया? डीबीटीज की बात किया। तो डीबीटीज एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। आधार पेमेंट बिल सिस्टम है, ये भी एक भुगतान की प्रणाली है जिसका उपयोग किया जा रहा है जिससे हम बेहतर प्रकार से उनका जो है क्रियान्वयन कर सकें। जियो मनरेगा एक मोबाइल ऐप है, जैसे मैंने बताया इसरो की सहायता से इनको डेवलप किया गया है संपत्तियों को जियो टैगिंग के लिए। उसके बाद फिर जो बताया कि वहां क्या है? जन मनरेगा है। जन मनरेगा ये भी ऐप है, एक ऐप है जिसके माध्यम से जो है हमें मनरेगा के बारे में वास्तविक रियल टाइम बेसिस पर उसमें जानकारी मिलती है। इनके बाद फिर जो है सिक्योर ऐप, इसके बाद इसमें क्या है? सिक्योर ऐप। सिक्योर ऐप का मतलब ये है सिक्योर ऐप, सिक्योर ऐप का मतलब ये है सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल स्टेट फॉर इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट ऐप। ये बेसिकली सिक्योर ऐप भी एक्चुअल में क्या है? एक ऐप है बेसिकली। अब इस ऐप का जो है मतलब ये था इनमें कि एक्चुअल में जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो अलग अलग किस स्पीड से किस दर से जो है वहां पर इनका उपयोग किया जा रहा है इसके बारे में वहां कार्यों का अनुमान लगाने के लिए भारत सरकार के द्वारा हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया है। वहां कौन सा है? ऐप सिक्योर ऐप। यहां भी एक नई पहल के रूप में है। उसके बाद फिर एक बहुत महत्वपूर्ण है, वह जो नई पहल है वहां है भू मनरेगा। वहां क्या है? भू मनरेगा। भू मनरेगा जिनको हम जियो नरेगा भी कहते हैं, जिनको हम क्या है? जियो नरेगा भी कहते हैं। तो इसमें इसमें एग्जैक्टली क्या होगा? एग्जैक्टली इसमें होगा क्या? तो काम के पहले जब काम नहीं हुआ है उस क्षेत्र में, उसके बाद काम के दौरान और उसके बाद काम के बाद, तो तीनों चरणों में जो है इसके अंतर्गत जो है स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो है संपत्ति का निर्माण वास्तविक स्तर में क्या है इसकी जियो टैगिंग करने के लिए एक ऐप, इनको जो है जियो नरेगा या फिर हम कहते हैं इनको भू मनरेगा। ठीक है, यहां भी एक बिल्कुल नई पहल के रूप में। उसके बाद फिर जो है इसमें अगला जो नया पहल था, उसमें जो अगला पहल था वहां है एक उन्नति परियोजना। वहां जो है उन्नति परियोजना, तो भारत सरकार के द्वारा जो है भारत सरकार के द्वारा दिसंबर 2019 में एक परियोजना उन्नति परियोजना लॉन्च किया गया था मनरेगा के अंतर्गत ही। ठीक है, तो उन्नति परियोजना जो है एक स्पेसिफिक उद्देश्य, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो मनरेगा है वो एक्चुअल में अकुशल लोगों को जो है रोजगार उपलब्ध कराता है, वहां रोजगार कुशल लोगों को उपलब्ध नहीं कराता। मतलब हम ये दावा नहीं कर सकते कि मेरे पास में यहाँ अमुक स्किल है तो मुझे इसके लिए रोजगार उपलब्ध होना चाहिए, हम ये दावा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ योजना जो है एक्चुअल में जो है वो अकुशल मजदूर है, अनस्किल्ड जो पर्सन है उनको रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए। मगर इसका मतलब यहाँ भी तो नहीं ना कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो अनस्किल्ड ही बना रहे। अगर अनस्किल्ड अगर बना रहेगा तो कब तक उनको बिना स्किल को हम लोगों को जो है रोजगार उपलब्ध कराते रहेंगे? तो स्वाभाविक है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उन अकुशल मजदूरों का जो अनस्किल्ड जो लेबर है उनको हमें जो है कौशल या उनको हमें स्किल उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो इसीलिए मनरेगा के अंतर्गत जो अकुशल जो मजदूर है उनको
स्किल उपलब्ध करवाने के लिए, उनकी स्किलिंग करने के लिए, उनमें कौशल का विकास करने के लिए दिसंबर 2019 में भारत सरकार के द्वारा एक उन्नति परियोजना शुरुआत किया गया था। तो स्वाभाविक ही यदि उनको स्किल्ड अगर उनमें स्किल अगर डेवलप कर दिया जाता है तो इस प्रकार से मनरेगा के माध्यम से जो है जो अकुशल जो उनको मजदूरी मिलता है, अकुशल जो उनको रोजगार दिया जाता है, उनकी आवश्यकता नहीं होगी। तो क्यों? क्योंकि वहां क्या है, वहां एक स्किल्ड पर्सन होगा जिनके पास में एक विशेष कौशल है, और उस कौशल के बेसिस पर, उस स्किल के बेसिस पर जो है उनको अब इस मनरेगा में काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां अब स्किल्ड बेस्ड जो कोई नया अपना या तो खुद का रोजगार सृजित कर सकता है या फिर वहां जो किसी और जगह पर जहां पर उस स्किल की आवश्यकता है वहां अपना काम कर सकता है। तो इस प्रकार से जो उन्नति जो पहल है ये एक्चुअल में जो है ये जो है कौशल विकास उपलब्ध करवा करके जो है ये उनकी जो आजीविका है उनको वो बिल्कुल वो सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। तो यहां तो हुआ उन्नति परियोजना। उसके बाद आगे जो है इसमें नई पहल के रूप में जो है यहाँ है क्लस्टर सुविधा परियोजना। वहां क्या है? क्लस्टर सुविधा परियोजना। क्लस्टर सुविधा परियोजना का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने बताया कि 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ किया गया। और ये क्लस्टर सुविधा जो परियोजना है ये एक्चुअल में 3 वर्षीय एक परियोजना है। ये ठीक है, एक 3 वर्षीय परियोजना है। 3 वर्षीय परियोजना जिनमें कुछ विशेष पिछड़े हुए जो क्षेत्र थे, कुछ पिछड़े हुए क्षेत्र जैसे कुछ उसमें आकांक्षी जिले से संबंधित जो थे उससे संबंधित कुछ ब्लॉक थे, और साथ में वैसी जो इस तरफ जो अन्य जो पिछड़े हुए जिले में जो बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र थे, ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र थे, उनमें उनके विकास के लिए वहां पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए जो है एक विशेष परियोजना, एक क्लस्टर बेस्ड जो है परियोजना का शुरुआत किया गया था 1 अप्रैल 2020 को, जिससे जो है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जहां पर जो है पिछड़ापन थोड़ा अधिक है वहां पर मनरेगा का जो क्रियान्वयन है उनको सुनिश्चित किया जा सके। इसके बाद फिर इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना था, वह है ई सक्षम योजना। तो ई सक्षम योजना जो है बेसिकली ये एग्जैक्टली अगर देखे तो ये मनरेगा के अंतर्गत जो है क्षमता निर्माण के लिए प्रारंभ किया गया था। तो ई सक्षम योजना जो है बेसिकली किस लिए किया गया है? तो वहां जो है क्षमता निर्माण के लिए किया गया। उसके बाद फिर इसी में जो एक नई योजना जो 2021 प्रारंभ किया गया था उनको नाम दिया गया था एरिया ऑफिस मॉनिटरिंग विजिट एप्लीकेशन। ठीक है, क्षेत्र अधिकारी कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है मुख्य रूप से। ये क्षेत्र अधिकारी कार्यक्रम या फिर एक्चुअल में एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग विजिट एप्लीकेशन, यहाँ भी बेसिकली एक मोबाइल ऐप ही है। तो मतलब ये है कि मोबाइल ऐप जिनको 2021 में लॉन्च किया गया था 21 मई 2021 को। एक्चुअल में इसमें होता ये है कि जब कोई अधिकारी मनरेगा के क्रियान्वयन की जांच के लिए यदि मान लो कोई अधिकारी वहां फील्ड में पहुंचता है तो स्वाभाविक है फील्ड में कहां कहां पहुंचा, उसने कौन कौन से कार्यों का मूल्यांकन किया है, उनका रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए केंद्रीय स्तर तक जो है जो हमारा सर्वर है, जो ऐप के माध्यम से सर्वर है, उसमें हम रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जा सकता है कि अमुक अधिकारी के द्वारा अमुक क्षेत्र में जो काम किए जा रहे हैं उसका जांच करके उसने जो है उनके जो फोटो खींच के या फिर उसके जो मुख्य जो आंकड़े हैं उनको जो है तुरंत रियल टाइम बेसिस पर उनको उस सॉफ्टवेयर में अपलोड कर सके। इसीलिए भारत सरकार ने जो है एरिया ऑफिसर कार्यक्रम ये शुरुआत किया गया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे एक्चुअल में जो है इस मनरेगा में जो है पारदर्शिता और उनके क्रियान्वयन को जो है और बेहतर करने का अवसर उपलब्ध हुआ। इसके बाद फिर आगे जो है अब वो सबसे और वहां जो है बेहद महत्वपूर्ण है। वहां बेहद महत्वपूर्ण इस प्रकार से है क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से जो है राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर एक सेंटर स्टेब्लिश किया गया, एक सेंटर स्पेशलिश किया गया। किसके सहयोग से? राष्ट्रीय नेशनल जो रिमोट सेंसिंग जो सेंटर, ठीक है, जिनको नाम दिया गया युक्त धारा। देखो ये ऐसी कुछ बातें जिनको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने एरिया ऑफिसर मॉनिटर सिस्टम की बात किया, वहां बिल्कुल नया प्रयोग है। वैसे ही राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र जिनको नाम दिया गया है युक्त धारा। तो एक्चुअली मनरेगा से संबंधित युक्त धारा बेसिकली क्या है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की स्थापना किया गया है, जिससे जो है
जियो मतलब भौगोलिक जो सूचना जो प्रणाली है उस पर आधारित हमारा जो है इस योजना को हम जो है और बेहतर प्रकार से रियल टाइम बेसिस पर उनका हम जो है जानकारी ले सके। तो उसके लिए क्या है, युक्त धारा। तो युक्त धारा बेसिकली क्या है, वो जीआईएस बेसिस पर, जीआईएस बेसिस जो है वहां एक रियल टाइम जो है मॉनिटरिंग सिस्टम है ये। तो इस प्रकार से यहाँ जो हुआ कुछ प्रमुख बातें, इनके साथ साथ इसमें थोड़ी सी और चलते चलते जो है मैं थोड़ी सी सबसे लास्टली जो है जो बिल्कुल नया प्रयोग जो किया गया है, बिल्कुल नए नए प्रयोग किया गया वहां है मिशन अमृत सरोवर योजना। मिशन अमृत सरोवर योजना जो है 24 अप्रैल 2022 के अंतर्गत, ये एक्चुअल में कोई अलग से योजना नहीं है, ये सब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सब मनरेगा के बैनर तले है। तो मनरेगा के बैनर तले जो है एक मिशन अमृत सरोवर, और मिशन अमृत सरोवर में जानते हैं कि वहां जो है इस दृष्टिकोण से इस दृष्टिकोण से इनको लागू किया गया था कि जो मिशन सरोवर के माध्यम से, मिशन अमृत सरोवर, क्योंकि अमृत काल पहुंचने वाले हैं हम 100 वर्ष आजादी के, तो स्वाभाविक उसके दृष्टिकोण में जो है, क्योंकि हम जब 75 वर्ष पूरे किए अभी जो है, तो 75 वर्ष पूरा होने पर जो है 75 अमृत सरोवर और साथ में ग्रामों में भी ऐसी बहुत बड़ी मात्रा में सरोवर के निर्माण किया जाना, जिससे जो है जिससे जिससे जो है जिससे जो है जो संसाधन है हमारा, भूल जल धारण है, खनिज क्षमता है, उनको बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ जो है इसमें एक नई और शुरुआत किया गया था 2022 में, 22 सितंबर 2022 में वहां था जलदूत ऐप। जलदूत ऐप एक्चुअल में जो है वो ग्राम में रोजगार जो सहायक होते हैं, जिनको हम जो है उसमें रोजगार सहायक कहते हैं सामान्यतः, ठीक है। तो उसको यहाँ जिम्मेदारी दिया गया मानसून के पहले और मानसून के बाद कि वहां कुओं में, जो गांव में जो कुएं हैं उनमें उनका जल स्तर क्या है, उनको माप करके उनका मापन करे, और मापन करके जो है आंकड़े इस जलदूत ऐप में वहां उपलब्ध कराए। तो इससे फायदा ये होगा कि अभी जो इसमें मनरेगा के माध्यम से अलग अलग प्रकार से जो कार्य किए जा रहे हैं, उसके माध्यम से क्या हमारा जो है वाटर टेबल कुछ बढ़ा या नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ जो है जलदूत ऐप। वैसे जो है दूसरा जो है बहुत महत्वपूर्ण था राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सेवा ऐप, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सर्विस ऐप। ये जो है वर्ष 2021-22 में इनको प्रारंभ किया गया। तो इसमें एग्जैक्टली जो है नेशनल मोबाइल जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसके माध्यम से जो है एक ऐप है, उसके माध्यम से हम रियल टाइम बेसिस पर जो है उसमें कितने मजदूर काम कर रहे हैं, कितने मजदूरों ने कितने दिन तक काम किया, कब कब काम किया, हम इसकी पूरी जो है लेखा जोखा देख सकते हैं, ये किसी भी स्थान का, किसी भी पंचायत का। तो सिर्फ इस प्रकार से क्या हुआ, राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी जो सेवा ऐप है, इसके माध्यम से जो है यहाँ जो है इस योजना को और रियल टाइम बेसिस पर बहुत ही पारदर्शी बनाता है। उसके बाद अंतिम रूप से जो है जो नई पहल है उसके अंतर्गत वहां है नरेगा लोकपाल और साथ में लोकपाल ऐप। तो दो चीजों की बात कर रहा हूं मैं, दो चीज में पहला जो है वहां क्या है, लोकपाल की नियुक्ति, मतलब मनरेगा के क्रियान्वयन में अगर किसी प्रकार से गरीबी या कोई शिकायत अगर मान लो है, तो उनकी शिकायत करने के लिए जो मनरेगा कानून है उसकी धारा जो 3 है, मनरेगा एक्ट की जो धारा 3 है, उसमें ही यह प्रावधान किया गया कि इसमें मनरेगा से संबंधित यदि कोई शिकायत होता है, कुछ पूछताछ करने की आवश्यकता है, या किसी प्रकार से कुछ जानकारी अगर प्राप्त करना हो, ठीक है, तो वहां जो है हम इस लोकपाल के पास शिकायत कर सकते हैं किसी प्रकार से गड़बड़ी हुई है। तो साथ में जो है हम लोकपाल प्रकार से शिकायत नहीं करते हैं, तो हम लोकपाल ऐप है जिनको 24 फरवरी 2022 को जो है लागू को प्रारंभ किया गया था। तो लोकपाल ऐप के माध्यम से भी जो है हम जो उन गड़बड़ियों की जो है सूचनाएं अपलोड कर सकते हैं, जानकारी भारत सरकार को दे सकते हैं, जिससे जो लोकपाल इस अधिनियम के अंतर्गत जो प्रत्येक जिले में जो है एक लोकपाल की नियुक्ति जिनको किया जाता है, वहां जो है इनका बेहतर जांच कर सके। तो इस प्रकार से जो है आज की छोटी सी सेशन में हमने मनरेगा के बारे में कुछ बेसिक बातें जाने, अब ये मनरेगा के बारे में कुछ बेसिक बातें तो जैसे मैंने चर्चा किया, मगर साथ में जो है जैसे मैंने बताया कि
कि सामान्यतः इनके जो प्रश्न पूछते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड होने का मतलब ये है कि उसमें लंबे लंबे स्टेटमेंट होते हैं, और लंबे लंबे स्टेटमेंट को अगर मान लो ठीक तरीके से नहीं पढ़ा गया तो प्रश्न बनने वाले नहीं होते हैं। तो प्रश्न को अगर हम ठीक प्रकार से अगर बनाना चाहते हैं और वास्तविक में हम अपनी सफलता को अगर जो है सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें बहुत व्यापक तरीके से पढ़ने की आवश्यकता होगी। इस अनुभव के साथ जो है, इस अनुभव के साथ जो है, और आगे इसी प्रकार से जो है, जो आजीविका से संबंधित जो योजना है उसमें से कोई योजना उस पर हम और फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।